हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 8 के चैप्टर 3 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1895 में। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिरसा मुंडा के बारे में कौन से कथन असत्य है? पहला है, लोग कहते थे कि बिरसा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियों को दूर कर सकता था तथा अनाज की छोटी ढेर को कई गुना बढ़ा देता था। दूसरा है, बिरसा ने खुद ऐलान किया कि उसे भगवान ने लोगों को रक्षा करने और दीकुओं की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। तीसरा है, बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। चौथा है, अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल चौथा कथन असत्य है। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंडा। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों ने इलाके के दूसरी आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से झूम खेती के अन्य किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घुमंतू खेती। कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झूम खेती के संदर्भ में कथन पर विचार करें। पहला है, घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। दूसरा है, झूम खेती अधिकांशतः जंगलों में बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती थी। तीसरा है, घुमंतू किसान खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें खेत में बिखेर देते थे। चौथा है, झूम खेती में एक बार फसल काटने के बाद दूसरी जगह चले जाते थे जहां से उन्होंने फसल काटी थी। वह जगह कई साल तक प्रति पड़ी रहती थी। उपर्युक्त कूट का प्रयोग करके सत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है।
कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन के ऊपरी सतह को खुरस देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरे कटोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। अगला प्रश्न है, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परती। परती कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन है ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। साल एक पेड़ है और महुआ एक फूल है जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिकारी और संग्राहक के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है, बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। दूसरा है, इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। तीसरा है, ये लोग जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के तेल का उपयोग करते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल करते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से खोंड समुदाय किस राज्य में रहते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में लबाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। वे चरवाहे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय घास भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गद्दी का हिमाचल प्रदेश होगा, खोंड का उड़ीसा होगा, बकरवाल का कश्मीर और लबाड़िया का आंध्र प्रदेश होगा। वे चरवाहे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ आते जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेगाओं के बारे में सही कथन का चयन करें। पहला है, बेगा जनजाति औरों के लिए काम करने से कतराते थे। दूसरा है, बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की ही उपज पर जिंदा रह सकती है।
तीसरा है मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। मध्य भारत के बेगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेवड़। बेवड़ मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं तथा उनकी परिस्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आदिवासी मुखियाओं का जमीन पर मालिकाना हक तो बना रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्ति छीन गई। आदिवासी मुखियाओं का अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता था तथा उन्हें नजराना देना पड़ता था। अंग्रेजों के आने से पहले कई जगहों पर आदिवासी मुखियाओं की अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं प्रबंधन के स्थानीय नियम को खुद बनाते थे। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घुमंतू काश्तकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी होती थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। दूसरा है, अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे, क्योंकि अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। तीसरा है, झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश कामयाब रही। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा कथन सत्य है। ऐसे समुदायों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। अगला प्रश्न है, निम्न कथन के बारे में विचार करें। पहला है, अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। दूसरा है, आरक्षित वन में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। तीसरा है, इस वन कानून के कारण झूम काश्तकारों को रोजगार और काम के लिए मजबूरन एक जगह पर रहना पड़ा। उपर्युक्त कूट का प्रयोग कर असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल तीसरा कथन असत्य है। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने और फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसीलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाके में जाना पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असम में वन सत्याग्रह किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोंग्रम संगमा।
बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजातियों के व्यापार की समस्या पर चर्चा करें। पहला है, 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। दूसरा है, रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासी को कर्जे देते और कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते हैं। तीसरा है, जनजातियों को 1000 कृमि कोषों के 3-4 रुपए मिलते और इसके बदले उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। चौथा है, निर्यातकों और बिचौलियों को बीज की कड़ी का काम करने वाले रेशम उत्पादकों को बहुत ज़्यादा फायदा होता था। उपर्युक्त कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से जनजातियों का कोल विद्रोह कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1831-32 में। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1910 में। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कोल विद्रोह का 1831 होगा, वर्ली विद्रोह का 1940 होगा, बस्तर विद्रोह का 1910 होगा और संथाल विद्रोह का 1855 होगा। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिरसा मुंडा के बारे में असत्य कथन पर विचार करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से कोई परेशानी नहीं थी। ये कथन गलत है। बिरसा ने अपने समर्थकों को दीकुओं के उत्पीड़न से आज़ाद करने के लिए आंदोलन किया, ये सही है। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। इसी क्रम में उसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू जमींदारों दोनों का विरोध किया, ये कथन भी सही है। और सफ़ेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था, ये कथन भी सही है। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों का निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।